हेलो बच्चा पार्टी, मैं जितेंद्र कुमार शुक्ला। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बैंड थ्योरी। ओके। बैंड थ्योरी में सॉलिड एंड सेमी कंडक्टर डिवाइस जो हम लोग अपने सीरीज में कर रहे हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी ज्यादातर बच्चे जनरली बहुत स्पीड में पढ़ के इससे निकल जाते हैं, फिर आगे उनको ट्रांजिस्टर में, पीएन जंक्शन में, और जब भी हम और डिटेल में इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे बहुत सारे एलसीडी या लाइट इमिटिंग डायोड वगैरह आते हैं, तो वहां पे छोटे छोटे डाउट आते हैं, तो इसको अच्छे से देखना है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। जैसे ये मान लो कि हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में ये पढ़ा होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ पे रिवॉल्विंग करता है। हर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्विंग कर रहा है, पहले मैं एक बात बता दूं कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते रहते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 8 यानी ऑक्टेंट पूरी होती है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई भी एटम अपनी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करता है। पर यहाँ पर मैं बात करूंगा केवल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की, और आप ऐसा मानोगे कि जो ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है बाकी इलेक्ट्रॉन भी इसको फॉलो करते हैं। तो मैंने ये बोला कि एक न्यूक्लियस है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो हर इलेक्ट्रॉन की एक अपनी एनर्जी लेवल होती है, जैसा कि हम बोर्स मॉडल में पढ़े गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन को जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी, तब तक ये इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। अब मान लो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, तो एक्स्ट्रा एनर्जी देने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे अपनी ऑर्बिट को ऐसे बढ़ाएगा, और बढ़ाने के बाद जब इसकी रेडियस और बढ़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस ऑर्बिट को छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें आई, दो टाइप के इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन वो है जो अंदर रिवॉल्व कर रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन वो है जो बाहर आ गया है, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक बाहर और एक अंदर, अब अगर मैं आपसे पूछूं किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर बाहर वाले का, क्योंकि हमें पता है हमने इसको एनर्जी दी है, तभी ये अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल के आया है। अब जैसे हमें इस चैप्टर में दो सेमी कंडक्टर, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि दो पर फोकस ज्यादा है, एक सिलिकॉन पर और एक जर्मेनियम पर। सिलिकॉन और जर्मेनियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो सिलिकॉन हो और चाहे वो जर्मेनियम। लेकिन कोई भी एटम, जैसा कि मैंने बोला है, अपनी ऑक्टेंट को पूरा करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, पर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकते हैं। ये अभी से अपने दिमाग में बिठा लो। तो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों अपने को स्टेबल करने की कोशिश करें। जैसे हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ये जर्मेनियम और सिलिकॉन, हम लोग बात कर रहे हैं सिंगल सिंगल एटम। तो जब इस टाइप के एटम पास आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ये मान लूं कि मेरे पास ये दो एटम हैं, दोनों सिलिकॉन के हैं, और दोनों के आउटर ऑर्बिट में जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, फोर फोर, ये लो ऐसे फोर फोर इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जो अपना चक्कर लगा रहा है, जब ये एटम पास आते हैं तो ये क्रिस्टल बनाएंगे। अब होगा इसमें क्या कि जो इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर तो लगा रहा है, साथ में ये इसको एक ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा कि तुम इसका भी एक चक्कर लगाओ। देखना, पहले एटम का इलेक्ट्रॉन जो अपनी अंदर वाली ऑर्बिट पे घूम रहा था, वो अब साइड वाली ऑर्बिट के पास भी घूमने चला गया। इससे क्या हुआ, इसके पास भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, और राइट हैंड साइड वाले पर भी 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इस तरह से ये 5 5 पूरा कर लेंगे। 5 5 पूरा हो जाने की बात, अब थोड़ा देखो कि इसका इलेक्ट्रॉन आया, अब इसके पास भी अपना इलेक्ट्रॉन था, जिसको एक काम मिला कि आप अपना चक्कर लगाइए, साथ में इसका भी चक्कर पूरा करके आइए। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपना भी चक्कर लगा रहा है और दूसरे का भी लगा रहा है। तो अब यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। इसी टाइप से अगर मैं आपसे बोलूं कि एक यहाँ पर है, ये दोनों में थोड़ा सा इधर पे डायग्राम बना लेते हैं कि जैसे एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और ये है, और ये है। इस सिलिकॉन के सराउंडिंग में 4 और आ गए। 4 एटम आ जाने से अब इनका जो 4 इलेक्ट्रॉन का चक्कर है, इन सबके पास आउटर ऑर्बिट में 4 4 ही होते हैं। ये भी है, 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 ये भी है।
4 हो गए। अब जरा देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाएगा, इसका चक्कर भी लगाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो भी होगा अपना चक्कर भी लगाएगा और इसका चक्कर भी लगाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर भी लगाएगा, इसका भी लगाएगा, इसी तरह से इसका इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर तो लगाता ही है, साथ में इसका चक्कर भी लगाएगा। अब आप ध्यान से देखो तो जो अंदर वाला सिलिकॉन था उसको अपने पड़ोसियों के जो एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने अंदर घूम रहे थे पास आने की वजह से, उन्होंने अपनी ऑर्बिट पे घूमना, राउंड करना, रिवॉल्व करना तो कंटिन्यू किया ही, साथ में इस इलेक्ट्रॉन का भी चक्कर लग इस जो सिलिकॉन का एटम है इसके पास भी एक चक्कर लगाकर ये आ गए। अब क्या होगा कि इस सिलिकॉन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो आंसर होगा 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पर इस तरह से ये सिलिकॉन अपनी ऑक्टेन को पूरा करता है। अब हो क्या रहा है कि इसमें हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि ये जो पूरा सिस्टम है इस तरह से अगर आगे भी सोचें तो इसके अराउंड में अगर हम और भी बना दें ऐसे, तो इसी तरह से इसका 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 यहाँ पर अगर हम 4 बना दें तो ये कंटिन्यूस ऐसे ही चलता जाएगा, क्योंकि ये एटम तो करोड़ों में होते हैं। तो अब ये जो 1 2 3 और एक यहाँ पे यही वाला 4, ये चारों एटम इसकी ऑर्बिट में अपना चक्कर लगाने के साथ साथ इसका भी लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, इसकी भी ऑक्टेन पूरी, इसकी भी पूरी, इसकी भी पूरी, इसकी भी। इस तरीके से ये अपनी ऑक्टेन पूरी करते रहते हैं। तो अभी मैंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट पे, जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन सिंगल एटम जब होता है तो वो अपनी ऑर्बिट पे चक्कर लगाता रहता है। और खास बात ये है कि इस इलेक्ट्रॉन की एक एनर्जी लेवल होती है जिसको आप बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हो, K Q1 Q2/R वाले फॉर्मूले से भी समझ सकते हो। लेकिन अगर आप इसको एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अब मैं अभी बात कर रहा हूँ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की, मैंने अभी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की है। जब ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन अपने एटम के पास पास चारों तरफ एटम्स आ जाते हैं, तो साइड वाले एटम इस एटम के की एक ड्यूटी उनकी लग जाती है कि आप अपना चक्कर मारिए और पड़ोसी का भी चक्कर मारिए। जब 4 एटम आते हैं तो बीच वाले का ऑक्टेंट पूरा हो जाता है। इस तरह से हमारा एक क्रिस्टल बनके रेडी होता है। पर जैसा मैंने बोला है इस चैप्टर में अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट ये है कि हम करंट को कैसे कंट्रोल करें और चार्ज को कैसे कंट्रोल करें, उसी में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जरा इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और डायग्राम बनाए। अब देखो, ये जो प्लस प्लस ये मैं बना रहा हूँ, हर इलेक्ट्रॉन का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके चारों तरफ वो घूमता है, वो न्यूक्लियस है। अब मैंने क्या किया, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इन्होंने एक दूसरे से अपनी जो शेयरिंग है वो कर रखी है। और आपने देखा होगा ऐसे डायग्राम भी बने रहते हैं जब हम लोग इसकी बनाते हैं, तो ऐसे कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो हम बॉन्ड बनाने में तो दो लाइनें खींचते हैं, तो ये हमारे जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना है उसमें ऐसे क्यों बने होते हैं, ऐसे ऐसे, उसका रीजन अभी तुम्हें समझ आएगा कि जैसे ये बने होते हैं ना, तो आपने देखा होगा एनसीईआरटी में ये ऐसा डायग्राम बनाया जाता है ऐसे, यहाँ पे घुमा घुमा के, तो क्यों बनाया जाता है? रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन की ये डायरेक्शन दिखाई जाती है कि ये ऐसे जा रहा है और फिर ये ऐसे वापस आ रहा है। तो अब इतना सारा अगर हम बनाएंगे तो ये डायग्राम में समझ भी नहीं आएगा कि कौन इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे अब देखना, अगर मैं इस टाइप के क्रिस्टल को जो एक सिलिकॉन ने अपने नियरेस्ट 4 एटम से मिलकर बनाया, यहाँ पर एक एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हैं, तो इसको मैंने निगेटिव चार्ज दे दिया, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब देखना अभी क्या होगा, जब मैं इसको पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर चक्कर लगा रहे हैं, ये सभी पर है, अंदर अपनी ऑर्बिट पे सब चक्कर लगा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन दो काम कर रहे हैं, इनको एक तो अपना चक्कर लगाना है और साथ में इनको ड्यूटी मिली है कि पड़ोसी का भी चक्कर मार के आना है। या आप ऐसे मानो कि आप अपने घर की रखवाली करो और साइड में जो पड़ोसी है उसका घर भी देख के आओ। अब जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लेफ्ट हैंड साइड में एक फोर्स फील करेगा जिसको आप बोल सकते हो। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं, इन पर एक फोर्स लगने लग जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ये सारे इलेक्ट्रॉन इस विल ट्राई टू मूव लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ये यहां से यहां तक जा पाए, लेफ्ट से राइट में जाएं, तो करंट भी बनेगी। लेकिन लेकिन
ये कोई भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट नहीं जाता। कौन सा इलेक्ट्रॉन? अंदर वाला। जब ये इलेक्ट्रॉन, क्यों इनके पास जो अपनी ड्यूटी है, ये बोलते हैं भाई मैं तो इसी में खुश हूँ, ये अपना भी चक्कर लगाना हो साइड वाले का लगाना है, तो ये लेफ्ट से राइट नहीं जा पाते। इस वजह से ये किसी तरह का कोई करंट कंडक्शन नहीं करते। ध्यान रखना, आगे मैं इस थ्योरी को भी ऐड करूंगा। मैंने फिर बोला, आई वुड लाइक टू रिपीट इट, कि दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग ओनली रिवॉल्विंग ऑन ऑर्बिट और पड़ोसी का ऑर्बिट, दोनों में करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, फोर्स को फील करने के बाद भी इनका ट्रांजिशन लेफ्ट से राइट नहीं हो पाता, जिस वजह से कोई करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करती। अब आते हैं उस इलेक्ट्रॉन के पास जो यहाँ से फ्री हो गया। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया था कि अपना चक्कर लगाने के बाद ये यहाँ पे फ्री हो गया। फ्री कब हुआ था? जब हमने इसको एनर्जी दी थी। तो एक चीज आप जोड़ सकते हो कि कौन से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल ज्यादा है, जो अंदर चक्कर लगा रहा है वो, या जो बाहर निकला वो। यानी जो बाहर निकला उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है। साथ में ये अपनी कोई भी ड्यूटी नहीं कर रहा है, ना तो ये अंदर घूम रहा है और ना पड़ोसी का चक्कर लगा रहा है, फ्री है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन पर जब ये फोर्स लग जाता है QE, तो ये इलेक्ट्रॉन, अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स की वजह से मूव करता हुआ इस प्लेट के पास आ जाता है। जब ये इस प्लेट के पास आएगा, तो अब देखना, ये जो एटम है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कोई आसमान से गिरी हुई चीज नहीं है, ये किसी न किसी एटम से निकला है। तो जिस एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ गया है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कहानी इसके साथ भी हो सकती है, इसके साथ भी हो सकती है, इसके साथ भी हो सकती है, यानी और इसके साथ भी हो सकती है। इन चारों एटम का वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये लेफ्ट साइड से राइट साइड में चला गया। अब क्या हुआ? क्योंकि ये जब आपने बैटरी लगाई थी तो एक सर्किट तो पूरा किया ही होगा, ऐसे सर्किट भी पूरा हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो एटम के साइड में आए हुए हैं, इन इस यहां से एक इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर लेंगे। ये प्लेट से इन्होंने इलेक्ट्रॉन पुल आउट किया, किसने? इस एटम ने, जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर प्लस चार्ज है। वो इस नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा। ये जितने भी ऐसे पॉजिटिव चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैपेबल हैं और ऐसा करेंगे। ये मिलकर इस नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन इनका यहाँ से लैप्स हो गया था, इस प्लेट के पास पहुंच गया था, उसकी कमी को पूरा कर लेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर पहुंचते हैं, तो इस वायर की हेल्प से ऐसे मूव करते हुए, ऐसे मूव करते हुए, ऐसे मूव करते हुए फिर से नेगेटिव प्लेट पर आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा, मैं जल्दी से अगर बताऊं, कि जब एक सिंगल एटम ने, सिलिकॉन के सिंगल एटम ने अपने नेवर एटम के साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, इस कोवैलेंट बॉन्ड के रोटेशन के ड्यूरेशन में अगर हम इसको एनर्जी देते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो फ्री हो जाते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो एटम पॉजिटिवली चार्ज होकर नेगेटिव प्लेट से उस इलेक्ट्रॉन को लेकर अपनी कमी को पूरा करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट से होते हुए वायर की मदद से यहाँ पे चले जाते हैं। इस अरेंजमेंट में एक स्मॉल करंट फ्लो हो सकती है, जिसको हम कंडक्शन करंट बोलते हैं। तो यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी की वो बात फिर से अप्लाई हो गई कि करंट में पार्टिसिपेशन वो करते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नहीं करते जो अपनी ऑर्बिट पे चक्कर लगाते रहते हैं, या अपने पड़ोसी ऑर्बिट के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर, बैलेंस कोवैलेंट सॉरी कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपनी ऑक्टेंट पूरा करके अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते रहे। तो यहां से एक करंट फ्लो हो जाती है, स्मॉल करंट। अब इसके बाद ये तो हमने स्टेप 2 डिस्कस किया। हमें मालूम हो गया कि क्रिस्टल कैसे बनता है, कौन से इलेक्ट्रॉन करंट में पार्टिसिपेट करते हैं और कौन से नहीं करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो करंट की सिचुएशन तक तो हम लोग पहुंच गए। नाउ विल डिस्कस स्टेप नंबर। अब यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने क्या देखा अभी। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो अंदर रहते हैं। तो अब इसको अगर हम एक ग्राफ के बेस पे समझें, और वाई एक्सिस पर मैं तो आपसे बोलता हूँ कि मैं ना इसमें
यहाँ पर एनर्जी को शो करना चाह रहा है, ये एनर्जी है। अब आप देख रहे हैं दो टाइप की मैंने लाइनें बनाई है, येलो और ये। अब ये वो पोर्शन है, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन है, जैसे आप लिख सकते हो दोस हु आर पार्टिसिपेटिंग, दोस हु आर पार्टिसिपेटिंग इनसाइड, इनसाइड। या आप कह सकते हो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहे हैं या अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर साइड में, आउटर मींस जो, अब मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या ये वो इलेक्ट्रॉन है जो हु आर, आप ऐसे भी बोल सकते हो दीज आर दोज इलेक्ट्रॉन्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन कंडक्शन, इन कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दो टाइप के मैंने ग्रुप बनाए। अब इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन अंदर चक्कर लगा रहे होते हैं उनका एनर्जी लेवल ये है, ये है। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन का इतना है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, फोर्थ का ये है, फिफ्थ का ये है। लेकिन ये वो एनर्जी लेवल है जिसमें उन इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जा रहा है जो केवल अंदर चक्कर लगा रहे हैं। अब ये जो येलो कलर का लाइन मैंने यहाँ पे दिखाया गया है, ये उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन हमने जिसको एनर्जी दी थी जो बाहर आ गए, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये दो टाइप के यहाँ पे देखे जा सकते हैं। फिर आप बोलोगे सर आपने ये खाली जगह क्यों छोड़ी? कुछ एनर्जी, यानी इस एनर्जी लेवल से जब हम येलो एनर्जी लेवल पर जाएंगे तो बीच में एक ऐसा एनर्जी गैप आता है, इस एनर्जी का कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये एक एनर्जी गैप है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां फॉरबिडन एनर्जी गैप लिखा मिलेगा। फॉरबिडन का मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन को ये एनर्जी लेना मना है, यानी यहाँ पर कोई भी गैप इस जगह पे हमें नहीं मिलता। यानी कह ये सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन जो अंदर चक्कर लगा रहे हैं क्या उन सबका एनर्जी लेवल सेम है? आपने तो बोला था सिंगल एटम है, इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो अपनी रेडियस के किसी भी पोजीशन पर हो उसका एनर्जी सेम रहेगा। और तो फिर आपने ये बहुत सारी लाइनें क्यों बनाई अभी मैं बताऊंगा। इसी तरह से येलो लाइन में जब आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था तो उसमें एक एनर्जी दी थी, ये मुझे पता है कि अंदर वाले से बाहर वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, पर इतनी सारी लाइनें आपने क्यों बनाई? बिल्कुल करेक्ट बात है। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो लाइनें ऊपर बढ़ती जा रही हैं ये एनर्जी लेवल है उन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो अंदर चक्कर लगा सकते हैं बट बाहर नहीं जा सकते। ये एनर्जी लेवल उन डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का है जो अंदर नहीं है, बाहर फ्री हो चुके हैं। तो फिर ये कहानी क्या है? ये कहानी है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर एक फील्ड बनाई थी प्लस और माइनस की, ऐसे तो जरूरी तो नहीं है कि चार ही एटम हो। यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करोड़ों एटम होते हैं जब कोई क्रिस्टल बनना हो, ऐसे। और हर एक के पास प्लस प्लस प्लस, सेंटर पे चार्ज होगा, सब लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी तरह से सबके पास प्लस है, अब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहीं ना कहीं होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। अब आप बताइए, मैं एनर्जी लेवल जानना चाहता हूँ। तो एनर्जी लेवल जानने के लिए आप ये देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा होगा माइनस वाला, उसकी अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो सब यहाँ से चले गए, इस प्लेट की तरफ खिसक गए, खिसक गए। यानी यहाँ पर जो एटम बचे उनके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है जो चक्कर लगा रहा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो बहुत सारे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इधर देखते हैं तो उसको सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर मैं इस साइड वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उसको राइट साइड में दिख रहे हैं। और जब दो चार्ज आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एनर्जी गेन करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी के फॉर्मूले को जब पढ़ते हैं, A Q1 Q2 by R, इसको आपने यू से डिनोट किया होगा। यानी दो चार्जेस का जब इंटरेक्शन होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, ये हम सबको पता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है
हर एटम का इलेक्ट्रॉन अपने चक्कर लगाने में मस्त है, लेकिन उसके पास जब आप एनर्जी की बात करोगे तो सिंगल एटम में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी केवल उसके न्यूक्लियस के इंटरेक्शन की वजह से होगी। पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपको इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग में जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, उन सबसे अगर मैं R1 R2 R3 डिस्टेंस निकालूं, उनका इंटरेक्शन कराऊं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो मोर देन टू चार्जेस के लिए अप्लाई होता है, वो फॉर्मूला अगर इस बेस पर लगाऊं तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग आएगी। मतलब साफ है कि जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मोर देन टू चार्जेस पढ़ते हैं तो वहां बताया जाता है कि कोई भी चार्ज कहीं भी रखा है, उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस हैं उन सबसे इंटरेक्ट कराइए, उससे जो एनर्जी निकलेगी वो उस पर्टिकुलर चार्ज की एनर्जी होगी। कहने का मतलब ये है कि जो अंदर चक्कर लगा रहा था वो, जो बाहर था वो, बहुत सारे चार्जेस के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं और अपनी अपनी एनर्जी बना लेते हैं। तो अंदर घूमने वाले हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल सेम हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो जिस एटम का इलेक्ट्रॉन अंदर चक्कर लगा रहा था उसने अपने सराउंडिंग में कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव की कितनी डिस्टेंस पर इंटरेक्ट किया। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ पे दो ग्रुप बने हुए हैं। नीचे वो एनर्जी दिखाई गई है जो अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेकर घूम रहे हैं, ये उनका बना हुआ है। और ये उनके लिए मैंने ऊपर बनाया हुआ है जो फ्री है और उनका एनर्जी लेवल अलग अलग। यहां से हम लोग देख सकते हैं कि पूरा एक सेकेंड को, हाँ टेक्निकल एरर था थोड़ा सा। अब इसमें देखो, फिर हम लोग उसी बात पर आ गए, तो हमने ये देख लिया कि जब सिलिकॉन या जर्मेनियम अपने पड़ोसी एटम के साथ, बहुत सारे एटम के साथ एक ग्रुपिज्म बनाते हैं, वो फूल होके सुनना, तो उसमें अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन पड़ोसियों के इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन पड़ोसियों की वजह से, अपना अपना एनर्जी लेवल सबका अलग अलग हो जाता है। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जो बाहर थे उनको मैंने येलो कलर से उनके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स दिखाए हैं, इसीलिए मैंने ये बहुत सारी लाइनें बनाई हैं। और नीचे वाले के जो अंदर चक्कर लगा रहे थे उनके इंटरेक्शन जो पड़ोसियों से हुआ उनसे उन सब का अपना अपना एनर्जी लेवल मिला, जिसको मैंने नीचे दिखाया। इस पूरे प्रोसेस में जैसे हाइपोथेटिकली सोचो कि यहाँ पे 2 जूल एनर्जी है, यहाँ पे 4 जूल एनर्जी है, तो 3 जूल एनर्जी कहाँ गई? 3 जूल एनर्जी का कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिला, उसको बोला गया एनर्जी गैप। इसीलिए यहाँ पर एक हम लोग गैप बना दिया। तो ये हमारे दो एक ग्रुप यहाँ पे रेडी हो गए। अब इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आगे बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सुनो। जैसे हमारे पास सिलिकॉन है और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप बोलोगे सर 4। लेकिन अगर मैं पूछूं कि कितने इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकते हैं तो आप बोलोगे 8। ऐसा क्यों? क्योंकि सिलिकॉन और जर्मेनियम की लड़ाई ही इसी बात की है कि वो अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए एक पूरा करता है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपका आंसर होगा 4। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो आपका आंसर होगा 8। इसका मतलब ये है कि अगर मैं पूछूं कि सिलिकॉन के एक एटम में एनर्जी लेवल कितने हो सकते हैं तो आप बोलोगे 8। लेकिन कितने एनर्जी लेवल सिलिकॉन में फिल्ड होते हैं तो आप बोलोगे 4। और होते कितने हैं? 8। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 8 क्यों होते हैं? अगर 8 होते नहीं है तो ऑक्टेन पूरी होती कैसे है? फिर से सुनो, एनर्जी लेवल होती है 8 पर फिल कितने होते हैं? 4। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ दो कि मान लो अपने पास कोई एक क्लासरूम है, ठीक? उस क्लासरूम में टोटल सीटें कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बच्चे कितने हैं? 4। इसका मतलब एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, ये लोग बैठ गए। तो क्या इसमें
कितनी सीटें हैं जो फुल हो चुकी हैं, तो आप बोलोगे 4। पर सीटें हैं कितनी, 8, तो खाली कितनी है, 4। इसी टाइप से अगर मैं क्रिस्टल जब बनाऊं तो यहाँ पर मैं बात करता हूं कि मेरे पास n एटम्स हैं। तो अब मैं पूछूंगा तो टोटल एनर्जी लेवल कितने हुए, इसी पर क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। एनर्जी लेवल, तो बोलोगे सर ये तो आसान है, 8n। भाई एक एटम में 8, तो 10 में कितने, 10, 20 में कितने, 20, तो n एटम में कितने लेवल, इतने। अब मैंने यहीं पर पूछ लिया कि बच्चों ये बताओ फील्ड एनर्जी लेवल कितने होंगे, तो आप बोलोगे 4n। है तो 8n, पर फिल कितने हुए, 8n। तो ये एक सिलिकॉन और जर्मेनियम की जो ऑर्बिट है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, पर एनर्जी लेवल 8 होते हैं। भरे हुए कितने होते हैं, 4। तो अगर n एटम्स आ जाएंगे तो 8n एनर्जी लेवल हो जाएंगे, और फिर पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे, 4। अब इसमें एक चीज और देखो, जैसे मान लो ये अपने एनर्जी लेवल को बना लिए कि 8 8 होते हैं सर, ये बात तो समझ में आ गई। अब आगे देखो, जब भी हम कोई दो एटम आपस में पास में लाते हैं, ऐसे मैं दो एटम को पास में ला रहा हूं, तो इनके एटम जब पास आते हैं तो इनके चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन होता है, और धीमे धीमे ये पास आते हैं, एक दूसरे को रिपल भी करते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये लिक्विड डिजिटल पेन है, इस ये अब पूरा क्रिस्टल अपना बना चुका है। बना चुका है का मतलब क्या है कि अगर इसको मैं माइक्रो लेवल पे देखूं तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम होंगे, और एटम ने मिलकर क्रिस्टल बनाया होगा। और वो अब इतने पास आ चुके हैं, इसका कोई भी पार्ट अपने आप दूर नहीं जा सकता, और इसका कोई भी पार्ट अपने आप पास नहीं आ सकता, मतलब क्रिस्टल बन चुकी है। जब क्रिस्टल बन के रेडी हो जाती है तो और ज्यादा पास हम इन एटम्स को नहीं ला सकते। हम क्या ला सकते हैं, कोई भी एक मटेरियल है तो वो जब क्रिस्टल बना लेता है तो ये ऐसे एडजस्ट। अब इनके बीच का जो गैप होता है दो एटम के बात करो तो उसको आपने पोटेंशियल एनर्जी कर्व में पढ़ा होगा, R0 माना जाए। अब ये और ज्यादा पास नहीं आ सकते, तो जब दो साथ बहुत सारे एटम मिलके क्रिस्टल बना लेते हैं तो उनकी गैपिंग एक खत्म हो जाती है, एक दूसरे के अंदर इनबिल्ड नहीं होते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बस टच कर जाते हैं। जब ये टच करते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। क्या इंटरेस्टिंग चीज होती है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दो ग्रुप बना लेते हैं, और दोनों ग्रुप में आपस में बंटवारा कर लेते हैं। और वो ग्रुप की बात मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मैंने अभी बताया था, एक ग्रुप ये बन गया और एक ग्रुप ऊपर बन गया। यानी जब क्रिस्टल हमारा रेडी हुआ तो दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप वो है, इसमें वो ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिनका एनर्जी लेवल अलग होता है। एक ग्रुप वो होता है जिनका एनर्जी लेवल अलग होता है। अब अगर मैं यहां तक जाऊं, इस हाइट तक, इसको, तो इसको बोलते हैं ईसी। ईसी का मतलब ये है कि वो मिनिमम एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की जो बाहर वाला है। इतनी कम से कम एनर्जी हो, उस इससे ज्यादा चाहे जितनी भी हो जाए, वो सारे इलेक्ट्रॉन करंट कंडक्शन में अपना रोल प्ले करेंगे। अब शायद कुछ समझ में आने लगा होगा कि बाहर वाले वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हैं उसके लिए मिनिमम इतनी एनर्जी चाहिए जिससे कि वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट करें। इससे ज्यादा कितना भी हो जाए, तो मैं कह सकता हूं कि ये कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी लेवल है। मिनिमम एनर्जी लेवल। दूसरी बात अगर करें तो यहाँ पर इस हाइट तक अगर हम लोग जाएं, इस हाइट तक, तो इसको नाम मिलता है ईबी। ईबी का मतलब है, बी का मतलब यहाँ होता है बैलेंस। अब ये एक वो बन जाता है, जैसे नहीं हम लोग बेल्ट लगाते हैं तो पट्टा टाइप का बना होता है, धागे वाली बेल्ट देखी होगी, तो ये एक बैंड बन जाता है। इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं बैंड। और ये बैंड है किसका, उन इलेक्ट्रॉन्स का है जो कंडक्शन करते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया कंडक्शन बैंड। और नीचे वाले बैंड का नाम रखा गया बैलेंस बैंड। और इस वाले को रखा गया फॉरबिडन एनर्जी गैप, या जिसको मैंने अभी एनर्जी गैप के नाम से आपको समझाया। समझने वाली बात यह है कि ये जो एनर्जी है, क्या ये मैक्सिमम है जी, यस, ये मैक्सिमम। यानी
वैलेंसी बैंड इलेक्ट्रॉन का ये वाला जो हाइट है वो वैलेंसी बैंड की मैक्सिमम एनर्जी को डिनोट करता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन अंदर चक्कर लगा रहे थे, जिन उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी इतनी हो सकती है, इस एनर्जी से नीचे जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कहीं भी पड़े हों, वो सबके सब अंदर ही चक्कर लगाएंगे, करंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस मैक्सिमम एनर्जी के बाद एक थोड़ा सा एनर्जी का गैप आता है। उस एनर्जी के बाद जो सबसे कम एनर्जी होती है कंडक्शन बैंड की, उसके बाद जो भी एनर्जी आएगी वो करंट के कंडक्शन में रोल प्ले करेंगे। इवन इस लाइन पर आने वाले इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन बैंड में रोल प्ले करेंगे। तो ये जो बैंड का डायग्राम बना हुआ है, इसमें कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट पार्ट है वो मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड को शो करता है, और जो बैलेंसी बैंड का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो बैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी को शो करता है। मतलब इससे ज्यादा एनर्जी अगर हुई तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन यानी बैलेंसी या कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का काम बंद कर देगा और ट्राई करेगा फ्री होने के लिए। और इस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी हुई या इतनी हुई तो वो करंट के कंडक्शन में अपना रोल प्ले करने लग जाएगा। इस टाइप से ये एनर्जी बैंड की बात हम लोग करते हैं। अब यहाँ पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है कि सर आपने जो ये बैंड बनाए हैं ये डिफरेंट डिफरेंट क्यों बनाए। तो इसको एक बहुत सिंपल लॉजिक से आप समझ सकते हो। वो लॉजिक क्या है कि मान लो हमें पता है कि क्रिस्टल बनने के बाद दो ग्रुपिज्म हो गए, और ये बैंड थ्योरी सर हमें समझ में आ गई कि बैलेंस बैंड का टॉप मोस्ट पॉइंट बैलेंसी बैंड की मैक्सिमम एनर्जी को शो करता है, और कंडक्शन बैंड का लोएस्ट पॉइंट कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी को शो करता है। यहाँ तक हो गया। अब ये आपने लाइनें अलग अलग क्यों बनाई? वो इसलिए बनाई कि आप एक रियल लाइफ एग्जांपल लो कि तुम्हारे एक क्लास में टोटल 8 सीटें हैं जहां पे टीचर लोग पढ़ाने आते हैं। 1 2, ये देखो 1 2 3 4, ये आगे वाली बेंच है। 5 6 7 8, ये पीछे वाली बेंच है। अब हमारी क्लास में केवल 4 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि ये चारों बच्चे ये प्लानिंग करें कि हम सारे के सारे इस बैक बेंच पर ही बैठेंगे, तो आगे वाली 4 सीटें खाली रह जाएंगी। किसी भी क्लास में ऐसा कोई रूल नहीं बनाया जा सकता कि सारे बच्चे आगे बैठे या सारे बच्चे पीछे बैठे। एक पॉसिबिलिटी है कि चारों बच्चे पीछे बैठ गए, तो आप बोलोगे आगे की 4 सीटें खाली रह गई। करेक्ट है। अब मैं इस वाले बैंड को एक नाम दे देता हूं कि ये मेरा जो बैंड है पीछे वाला, ये बीबी यानी बैलेंसी बैंड है। अब हो सकता है अगले दिन ये चारों बच्चे आए और ये प्लानिंग करें कि हम चारों लोग आगे बैठेंगे, तो टीचर मना नहीं कर सकते। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ सीबी यानी कंडक्शन बैंड। तो हो सकता है कि चारों बच्चे आगे बैठे। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इसमें एक बच्चा यहाँ बैठे, दूसरा यहाँ बैठे, तीसरा यहाँ बैठे और फोर्थ यहाँ बैठे, यानी आधे बच्चे पीछे वाले सीट पर बैठ गए और आधे वाले आगे वाले बैठ गए। ये भी हो सकता है। हो सकता है कि एक आगे बैठे, तीनों पीछे बैठे। हो सकता है सारे आगे बैठे, हो सकता है, यानी देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। अब आप यहाँ पर इस चीज को अपनी सेमीकंडक्टर में लगा सकते हैं कि जो ये वाला मैंने बैलेंसी बैंड बोला है ये रहा। अब मैं ये बोलूंगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्लासरूम की तरह कितने, अब मैं सीट को नाम बदल रहा हूँ। जो मैंने सीट बोली है उसको मैं बोलूंगा एनर्जी लेवल। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के पास कितने एनर्जी लेवल है? 8। कितनी सीटें हैं? 8। कितने स्टूडेंट हैं यानी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो आंसर है 4। हो सकता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नीचे ही बैठ जाएं, तो कंडक्शन बैंड खाली हो सकता है, यानी करंट का कंडक्शन नहीं होगा। हो सकता है कि चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गए हों, तो कौन सा बैंड? तो ये कौन होगा? ये है कंडक्शन बैंड। तो ये वाला बैंड खाली हो जाएगा ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग बातें कर रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट की, थोड़ा दिमाग में रखना। मेरी पूरी डिस्कशन सिर्फ आउटर मोस्ट की है, नीचे वालों की नहीं। तो इसमें आप देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए, बाकी तीन के तीन नीचे बने रहे। तो इससे तुम्हारे दिमाग में एक आ गया कि ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल का मतलब ये है
कि जो ग्रुपिज्म बना है, एक सोच के बच्चे एक साथ, एक सोच के बच्चे एक साथ बैठेंगे। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो कि जो बच्चों की सोच है उसको एनर्जी लेवल के साथ रिप्लेस कर दो और थोड़ा थॉट प्रोसेस पे जाओ तो आपको ये समझ आ जाएगा कि बैंड थ्योरी एक्चुअली है क्या। जब भी कोई क्रिस्टल बनता है तो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक जो बैलेंसी बैंड बनाते रहते हैं, चक्कर काटते हैं, और एक जो फ्री हो जाते हैं। जो बैलेंसी बैंड में रहते हैं वो एक ग्रुप में होते हैं, बाहर वाले एक ग्रुप में होते हैं। और जो एक ग्रुप में होते हैं जो केवल चक्कर काटते हैं उनकी भी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जो बाहर निकल जाते हैं उनकी एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। और बैंड थ्योरी के बेस पर ये कहा जाता है कि जो ये बैंड है इसमें हो सकता है कि आपको, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि एन एटम में कित एक एन एटम है हमारे पास, सिलिकॉन का आपके पास सेमीकंडक्टर है, तो आप मुझे ये बताइए कि एन एटम अगर सिलिकॉन के हैं तो कितने एनर्जी लेवल होंगे, तो आपका आंसर होगा 8 है। अब मैं पूछूंगा कितने फिल होंगे, तो आपका आंसर होगा 4 है। अब वो 4 एन का मतलब समझ लो, क्या वो 4 एन पूरे यहाँ हो सकते हैं? यस। क्या वो पूरे यहाँ हो सकते हैं? यस। क्या 3 यहाँ, एक यहाँ, दो यहाँ ऐसा भी हो सकता है? यस, ऐसा भी हो सकता है। तो आंसर ये है, टोटल 8 एन होंगे, फिल 4 एन होंगे। अब वो जो फिल वाले हैं वो जरूरी नहीं है कि बैलेंसी बैंड में हो, जरूरी नहीं है कि कंडक्शन बैंड में हो सकता है कुछ नीचे हो सकता है कुछ ऊपर। इस तरह से ये बैंड थ्योरी हमारे एक आती है। अब हम लोगों ने यहाँ पर ये समझ लिया कि जो हमारा सेमीकंडक्टर है उसमें ये बैंड थ्योरी का क्या चक्कर है, कैसी ग्रुपिज्म है, कैसी पॉलिटिक्स है जो इलेक्ट्रॉन्स ने कर रखी है। वो इलेक्ट्रॉन जो बाहर ही नहीं जाते वो अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, बाहर घूम रहे हैं अलग ग्रुप बनाए हुए हैं, और जो बाहर जाते हैं उनमें भी अपना एक अलग अलग एनर्जी लेवल है जिसकी वजह से ये लाइनें बनती है। ऑर्बिटल वो गैप है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बैलेंसी बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसको इस एनर्जी गैप को पार करना होगा। जब तक वो पार नहीं करेगा तब तक वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आई होप ये बैंड थ्योरी समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट में आई विल टेल यू क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप। ओके।